तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें हम जनवरी महीने को कवर कर रहे हैं, 2025 का जनवरी वाला मंथ। और ये हम फोर्थ वाला वीक पढ़ रहे हैं। फोर्थ वाले वीक का ये सेकेंड वाला पार्ट है, यानी कि इसमें लास्ट के 5 दिन आने वाले हैं, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी तक। इसके पहले के जितने भी पार्ट्स हैं उनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम कवर कर रहे हैं। अब देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जेनिक सिनर ने। अब जेनिक सिनर आपको याद होगा, पिछला वाला 2024 वाला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। तो आपको याद होगा ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये इटली के टेनिस प्लेयर है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने किनको हराया, तो इन्होंने यहाँ पे अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है और ये जर्मनी के खिलाड़ी है। अभी हमने देखा था पीछे कि वुमेन सिंगल वाला किसने जीता था, मेडिसन कीज ने जीता था, वो अमेरिकी है, और उन्होंने आरेना सबालेंका को हराया था, वो बेलारूस से है। तो मेंस और वुमेन्स दोनों बता दिए मैंने, दोनों आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, कौन सा किस ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है। तो पहला और आखिरी वाला हार्ड कोर्ट पे होता है, ये याद रखना। फ्रेंच ओपन ये आपका क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना है, ये आप जानते भी हो, और ये ग्रास कोर्ट पे होता है। ये भी स्टैटिक बन जाते हैं। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ये कब मनाया जाता है। तो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में। थीम भी है कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक ये स्टैटिक याद रखना, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल बेल्जियम में है। और ब्रुसेल बेल्जियम से 2 पॉइंट याद आएंगे आपको, एक तो नाटो और एक यूरोपियन यूनियन, दोनों का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 की सूची आई है, इसमें टॉप पर कौन है, कौन सी कंपनी है। तो इसमें टॉप पर एप्पल है। तो याद रखेंगे, ब्रांड फाइनेंस ने अभी अपनी 19वीं ग्लोबल 500 2025 सूची को जारी किया है, और इसमें किस कंपनी को टॉप पे बताया और किसके अनुसार टॉप पे बताते हैं, याद रखना, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उसके हिसाब से, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है वो इसमें टॉप पे रहता है। तो अमेरिका की जो कंपनी है, ये टॉप 3 में आप देखोगे तो तीनों, और टॉप 5 ही ले लो, सबकी सब अमेरिकी कंपनियां हैं। तो पहले स्थान पे हम तो बात करते हैं एप्पल है, ठीक है, जिसका वैल्यूएशन कितना है, $574.5 यूएस डॉलर का है, बिलियन में है ये सब डेटा। अच्छा, ये तो पूरी लिस्ट का हमने टॉप देख लिया। भारत में बात करते हैं कि भारत में टॉप पर कौन है। तो भारत में टॉप पर टाटा ग्रुप है, और वैसे इस पूरी लिस्ट में टाटा ग्रुप 60वें स्थान पर है। उसके बाद इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी, पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने लगा दिए। इसी तरह का एक और लिस्ट बन जाएगा आईटी ब्रांड को लेकर के। आईटी ब्रांड्स में अगर केवल आईटी ब्रांड्स की, आईटी कंपनियों की हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में, तो फर्स्ट नंबर पे एक्सेंचर आता है, आयरलैंड की कंपनी है। दूसरे स्थान पे टीसीएस है, भारत की कंपनी, और तीसरे स्थान पे भी भारत की कंपनी इन्फोसिस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों देख लिया, ध्यान में रखना। अगला दिखता है। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी 27वें अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कहाँ पे होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस, इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025 की। इस बार इसका 27वां संस्करण है, और ये कहाँ पे हुआ, तो कोलकाता में हुआ। इसका उद्घाटन किया हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह ने, और इस बार ये इसका 27वें नंबर का एडिशन था। अच्छा, लास्ट टाइम भारत ने इसको कब होस्ट किया था, 1986 में भारत ने इसको होस्ट किया था, जब इसका 14वां संस्करण था, तब ये नई दिल्ली में हुआ था। अब 27वां संस्करण हो रहा है भारत में, वो कोलकाता में हो रहा है। इससे पिछले वाला एडिशन जो 26वें नंबर का था वो 2022 में हुआ था बर्लिन में। अगला वाला भी याद रखना, 28वां संस्करण, ये जापान में होगा। आयोजन कौन कर रहा है यहाँ पे इसका, CSIR। इतना डिटेल में नहीं जाओ, बस इतना सा याद रखो कौन सा संस्करण है, कहाँ पे हो रहा है, और कौन सी समिट की हम बात कर रहे हैं। थीम भी है वैसे इसकी, ग्लास टिकाऊ समाज के लिए स्मार्ट सामग्री। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ग्लोबल डेटा की टॉप 25 वैश्विक बैंकों की सूची आई है, इसमें किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया। तो तीनों को, SBI, HDFC और ICICI बैंक को। तो डेटा ये किसने जारी किया, ग्लोबल डेटा, ये लंदन का एक डेटा एनालिटिक्स और रिसर्च कंपनी है। इसने भी बाजार पूंजीकरण मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर टॉप 25 बैंकों की लिस्ट जारी की है। तो दुनिया के टॉप 25 बैंकों में टॉप पर अमेरिका का बैंक है, JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी, और दूसरे स्थान पे भी
बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन है और तीसरे पे चाइना का है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। तो टॉप 3 में 2 अमेरिकी हैं और तीसरे नंबर पे चाइना का है। भारतीय बैंक भी इस 25 बैंकों की लिस्ट में शामिल है, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। HDFC है, वो इस लिस्ट में 13वें स्थान पर है और ICICI बैंक वो इस लिस्ट में 19 पे है और SBI इस लिस्ट में 24वें स्थान पर है। मतलब भारत से 3 बैंक हैं इसमें शामिल। और ये तीनों के तीनों बैंक आपको याद होगा, पिछले साल हमने पढ़ा भी था कि RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 भारतीय बैंकों को DSIB घोषित किया था। DSIB मतलब घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। मतलब इन बैंकों को अगर कुछ भी हो गया, कोई भी डिफॉल्ट में आ गया तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। तीनों बैंकों की स्टैटिक मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं। HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है, तीनों का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। इसके चेयरमैन HDFC के अतनु चक्रवर्ती हैं, शशिधर जगदीशन CEO हैं। इसके ICICI बैंक के MD CEO संदीप बख्शी है और SBI के CS शेट्टी है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड बांटने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अच्छा, स्वामित्व योजना की पहले हम बात कर लेते हैं। इसे एक आध पॉइंट याद रखो, जैसे कि इसको किसने और कब लॉन्च किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था कब, जब पंचायती राज दिवस होता है, यानी कि 24 अप्रैल को, और साल कौन सा था, 2020 का था। एक तो डायरेक्ट ये प्रश्न बन जाएगा, ये याद रखना। अब ये कह रहा है कि इसके तहत संपत्ति कार्ड बांटने वाला पहला पूर्वोत्तरी राज्य कौन सा बन गया, तो मिजोरम बन गया है। संपत्ति स्वामित्व योजना मैंने आपको समझाया था, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जिनके पास जमीनें होती है लेकिन उसके पट्टे वगैरह नहीं होते, तो उसका ड्रोन से उसके मैपिंग वगैरह करवा करके उनको संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे कि उनके पास अब ये लीगली ये कार्ड आ गया है कि ये जमीन उनकी है, इनका नाम है, ये इनका वो है। ठीक है, तो संपत्ति का एक कार्ड आ गया आपके पास, एक कागज आ गया, ये समझ लो। और इस योजना के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, जिसके मंत्री है राजीव रंजन सिंह। इतना आप ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखना ये योजना कब आई थी, ये भी प्रश्न आ सकता है। अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे अगर मिजोरम की बात हुई है तो एक बार मिजोरम देख लो। ये मैप में आपको यहाँ पर दिखेगा, भारत के मैप में कैपिटल एजॉल होती है, मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा, गवर्नर है VK सिंह। ठीक है, अब देखते हैं अगला। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर ये कहां पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल में है ये याला ग्लेशियर। और नेपाल में भी एक नेशनल पार्क है, लॉन्ग टोंग नेशनल पार्क, वहीं पर मिलेगा आपको ये याला ग्लेशियर। तो अभी एक रिपोर्ट आई, एक डेटा आया, उसमें बताया गया कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण ये सिकुड़ता जा रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2040 तक ये पूरा का पूरा ग्लेशियर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखा गया है कि 1974 से लेकर 2021 तक में इसके क्षेत्रफल एरिया में 36% की कमी आई है और इस कारण से इसको अभी ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये ग्लेशियर कौन सा, याला ग्लेशियर हिमालय का एकमात्र ग्लेशियर है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इस लिस्ट में क्या करते हैं, हम उन ग्लेशियरों को शामिल करते हैं जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। वैसे इसके अलावा चाइना का एक दागू ग्लेशियर है, वो भी इसमें शामिल हुआ है, उसको भी कहा जा रहा है 2030 तक वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब अभी इस लिस्ट में एशिया से 2 ग्लेशियरों को शामिल किया गया है, एक तो ये चाइना का दागू और ये नेपाल का याला ग्लेशियर। अच्छा, ग्लेशियर से 2-3 प्रश्न याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। वैसे वीकली और मंथली में मैं इस तरह का आपको एक्स्ट्रा जो स्टैटिक होता है और जो रिवीजन होता है वो नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना भी पिछले साल किस देश ने अपने सभी ग्लेशियरों को खो दिया और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया कौन सा, वेनेजुएला। अभी यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है, ये याद रखना। अब से ही हम हर साल 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाएंगे, ये ध्यान रखना। ये 3 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर से संबंधित, याद रखना मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, ये एक इंडेक्स है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025, इसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो आप देख सकते हैं भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, भारत 3rd रैंक पर है। टॉप पर इसमें चाइना है, दूसरे पे इंडोनेशिया है। तो इस इंडेक्स में एडलमैन ट्रस्ट मतलब ऐसे समझो कि किसी देश के जो नागरिक हैं वो उस देश की सरकार पर, वहाँ की मीडिया पर, वहाँ के व्यवसाय, वहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO वगैरह है, उन पे कितना विश्वास करते हैं, उस ट्रस्ट के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका वासी अपनी सरकार पर, वहाँ की मीडिया पर, सन्नी यार बंद कर देना इसको, फ्लो टूट जाता है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि चाइना के जो लोग हैं, चाइना के जो निवासी, वो अपनी सरकार पर, वहाँ के मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए इसको पहली रैंक दी गई है और हमें तीसरी रैंक दे दी। पता नहीं हमें क्यों तीसरी रैंक दे दी, हमें तो और नीचे आना चाहिए इस मामले में, क्योंकि हमारी सरकार और उससे ही बढ़िया यहाँ की मीडिया। वाह जी वाह, क्या कहने। तो याद रखना भाई मेरे, अभी तो सिंपल सा, हमें तो इसके हिसाब से याद रखना है। कौन सा इंडेक्स? चाइना टॉप पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर सबसे न्यूनतम भरोसे वाले देश की बात करें, सबसे लास्ट में किसे रखा गया है? तो जापान को रखा गया है। भारत को भी रख देते इसी के साथ में। खैर, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो। अच्छा, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क कर लेना। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी तो पूछ रहे हैं कि 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया या चुना गया है, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 7 लोगों को। अभी इसकी घोषणा हो चुकी है। और वैसे टोटल की बात कर ले, टोटल कितने लोगों को दिया जा रहा है पद्म पुरस्कार, तो 139 को दिए जा रहे हैं अभी 2025 में, जिसमें भी अगर बात करेंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की, तो पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण 19 है और पद्मश्री 113 है। टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें भी महिलाओं की बात करें 23 है, विदेशी लोग कितने हैं? 10 है और मरणोपरांत 13 लोगों को दिए जा रहे हैं। अब क्या क्या नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये 7 के 7 नाम आपको याद रखने, 19 में भी जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, और 113 तो कर ही नहीं पाओगे, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेना। अब इनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, यहाँ तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके लिए सेपरेट ही मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो वीडियो आप जरूर जा करके देख लेना। उसका लिंक आपके मैं ऐसा करूंगा कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, या सिंपल से आप सर्च कर लेना पद्म पुरस्कार 2025। सिंपल सा आप सर्च करना, टाइप करना, लिखना क्रैक एग्जाम पद्म अवार्ड्स 2025, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, या कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत कम समय में मैंने आपको समझा दिया। जो जो कम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बातें बताइए, ज्यादा लपर जपर नहीं किए वहां पे, ठीक है। अगला देखते हैं अभी प्रश्न। फिर अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी 27 जनवरी 2025 को अभी किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है, और स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तराखंड हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य? क्योंकि ऑलरेडी ये गोवा में लागू है। जब यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था उसी समय यहाँ पे लागू हो गया था, तो स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड हो गया है। अब इसको लागू करने से होता क्या है, जो भी सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले जैसे कि विवाह का मामला हो गया, तलाक का, उत्तराधिकारी का, या फिर विरासत से संबंधित जो भी मामले, ये सिविल मामले कहलाते हैं। तो इनके लिए पहले क्या होता था, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में अलग अलग कानून होते थे। लेकिन इसके लागू होने से क्या होगा, सबके लिए एक ही कानून होगा। भाई साहब, आप किसी भी जाति में आते हो, कोई भी धर्म हो आपका, सबके लिए सेम कानून लागू होगा, ये होता है इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रख लेना, इसमें अनुसूचित जनजातियों को छोड़ दिया गया है, बाकी सभी के ऊपर ये सेम कानून यहाँ पे लागू होगा। अच्छा, ये प्रश्न जरूर याद रखो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। अभी उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना देसाई ने। और इन्होंने अभी ये कब किया? 27 जनवरी 2025 को। इसीलिए उत्तराखंड अब हर साल 27 जनवरी को समान नागरिकता दिवस भी मनाएगा। जो उत्तराखंड के अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। बाकी हमारे लिए तो यही सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहला राज्य बन गया ऐसा करने वाला कौन? उत्तराखंड। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं देखो कि आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को अभी शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 2 को। और वो 2 कौन कौन से हैं? इंदौर है मध्य प्रदेश का, और उदयपुर है राजस्थान का। तो अभी ये दोनों रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। एक्चुअली में अभी इस नवीनतम सूची में दुनिया से टोटल 31 शहरों को मान्यता दी गई है, जिसमें भारत के 2 शहर हैं। और इस तरह से अब इस पूरी सूची में टोटल 74 शहर हो चुके हैं। तो इस तरह की मान्यता केवल उन्हीं शहरों को दी जाती है जो सभी 6 अंतरराष्ट्रीय मानदंड पूरे करते हैं। तो सिंपल सा आप तो ये 2 शहरों के नाम याद रख लेना। और आर्द्रभूमि आप जानते ही हो, वेटलैंड की हम बात कर रहे हैं। रामसर कहाँ पर है? ये ईरान में एक शहर है जहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। कब? 2 फरवरी 1971 को। और इसलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे?
तो 1 फरवरी 1982 1982 में। वर्तमान में आप देखोगे भारत में 85 आर्द्र भूमि या रामसर स्थल है, जिसमें से सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको कहाँ पे, तमिलनाडु में। कितने हैं, 18 हैं। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, तो इतना ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डॉक्टर के.एम. चेरियन का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1991 को। अब इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ये याद रखना, ये विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ है, यानी कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। उन्होंने 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी। अंग्रेजी में बोलोगे तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की थी। और उन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण, पहला हार्ट लंग ट्रांसप्लांट भी किया था, भारत का पहला। और अभी कुछ समय पहले उन्होंने अपनी एक जीवनी, अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया था केरल में, और उस जीवनी का नाम है हैंड ऑफ गॉड। उसको लिखा था प्रिया एम मेनन ने। और उसके अलावा वो 1930 से लेकर 1993 तक भारतीय राष्ट्रपति के मानद हृदय शल्य चिकित्सक भी रहे। पद्मश्री 1991 में मिला और 2005 में हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड मिला, और भी कई तरह के पुरस्कार उनको मिले। जन्म उनका केरल में हुआ था, अभी निधन बंगलुरु में हो गया। तो नाम याद रखना, नाम क्या है इनका, के.एम. चेरियन इनका नाम है, हृदय रोग विशेषज्ञ थे। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या है, थीम क्लाइमेट चेंज, द नीड फॉर अ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता। अच्छा, स्वच्छ ऊर्जा से एक आपको दिवस याद आएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ये भी ध्यान रखना, ये भारत में मनाते हैं हम 14 दिसंबर को। ठीक है, अगला देखते हैं। एक अवार्ड से ये प्रश्न है, इतना ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, देखने जैसा है कि STAC, अभी फुल फॉर्म बताऊंगा इसकी, STAC आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मृत्युंजय महापात्रा को, क्योंकि कोई एक विदेश है, अमेरिका देता है ये, तो एक भारतीय को मिला है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कौन देता है? अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी देता है। हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय महापात्रा, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखना, इन्हीं को ये सम्मान मिला है। जो STAC मैंने कहा था ना, STAC उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज। तो इसके लिए आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 मिला, इनको याद रखना। तो ये जो अवार्ड है ये मौसम विज्ञान यानी कि मीटियोरोलॉजिकल के विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आउटस्टैंडिंग योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो अभी मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया, कौन देता है ये याद रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, देखो, अभी महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला जो सीजन है उसको किसने जीत लिया है? पहला सीजन है, इसलिए ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट एडिशन है इसका। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ओडिशा वॉरियर ने जीत लिया। सारी बातें मैं आपको बताता हूं, देखो जो काम की। वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग की हम बात कर रहे हैं, अभी जनवरी में ये हुआ था और पहला ही एडिशन हुआ, पहली बार हुआ, और होस्ट किया भारत ने। भारत में भी कहाँ पे हुआ था ये? रांची झारखंड में जो जयपाल सिंह स्टेडियम है वहां पे हुआ। इसको जीत लिया ओडिशा वॉरियर ने। किसको हराया? सूरमा हॉकी क्लब को हराया है। ठीक है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है कौन? ज्योति रुमावत। ये सूरमा जो हॉकी क्लब है उसकी खिलाड़ी है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, याद रह जाएगी ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी देखो क्या है, अभी किसे मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय शाह को, जो कि अभी वर्तमान में कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये नए चेयरमैन बने थे। और अभी इन्हीं को, जय शाह को, जो कि अमित शाह के बेटे भी है, मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब का सलाहकार बोर्ड का सदस्य बना दिया गया है। अच्छा, ये जो सलाहकार बोर्ड है इसका मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब की अगर हम बात कर रहे हैं, ये करता क्या है? तो क्रिकेट के जो भी नियम होते हैं वो यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं, तो उसके ऊपर ये कार्य करता है, इतना ध्यान रखो। इसकी स्थापना होती है 1787 में। इसका मुख्यालय आपको लंदन में मिल जाएगा। और वैसे इस पूरे बोर्ड में, इसके सलाहकार बोर्ड में, पहले तो बात कर लें, सलाहकार बोर्ड में जय शाह को तो सदस्य चुना गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष श्रीलंका के जो पूर्व कप्तान है और जो MCC के अध्यक्ष हैं कुमार संगकारा है। वैसे इस सदस्यों की टीम में एक और भारतीय है, हमारे जो पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, वो भी इसमें शामिल है, ये भी ध्यान रखना। अभी अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो, अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य ने गरीबों और वंचितों के लिए इंदिराम्मा इंदु आवास योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। एक्चुअली में भी तेलंगाना सरकार ने
4 तरह की योजनाएं शुरू की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है। अभी 4 तरह की योजनाएं इन्होंने कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये रायता भरोसा योजना है, रायथू भरोसा योजना। इसमें क्या होता है, जो पात्र किसान होते हैं उनको प्रति एकड़ जो उनकी कृषि भूमि है तो उसमें प्रति एकड़ 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर आपके पास 3 एकड़ है तो 3 इंटू 12 36,000 रुपए आपको मिलेंगे। इसी तरह से दूसरी योजना इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना, इसमें भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। और इंदिराम्मा इंदु योजना बेघर, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को घर बनाने के लिए इसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और एक है नए राशन कार्ड योजना, मतलब नए राशन कार्ड इसमें बांटे जाएंगे। ठीक है, तेलंगाना ने शुरू किया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। और ये लो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आप पूछते हो ना कि एक ऐसे प्रश्न बता दो जो कि एग्जाम में आएंगे, वैसे तो ये वीकली और मंथली वाली में इसी तरह के प्रश्न सेलेक्ट करके लेकर के आता हूँ जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। और उसमें भी आप जानते हो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाता हूँ, जो पॉइंट टू पॉइंट होता है बिल्कुल उतना ही चलता हूँ, उतना ही चीजें आपको बताता हूँ। और वीकली को 2 पार्ट में लाने का उद्देश्य भी, और इन इम्पोर्टेंट में से भी अगर मैं और इम्पोर्टेंट आपको लगाऊं कि भाई ये तो लिख ही लो, ये तो प्रश्न आएगा, तो उसी तरह का ये एक प्रश्न है, मार्क कर लो इसे। क्या है, अभी किसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। अब काम की बात करते हैं। देखो, एक तो ये भारतीय है, इसमें जो जो भारतीयों को जो पुरस्कार मिले वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, फिर भी सारे मैं आपको बताता हूँ। अभी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए कौन? जसप्रीत बुमराह। और जो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाते हैं उनको एक ट्रॉफी दी जाती है जिसको कहते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। इसी तरह से महिलाओं में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई मेली केयर, ये न्यूजीलैंड की है। और जो वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाती है उन्हें कौन सी ट्रॉफी मिलती है? राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी मिलती है। तो किसी भी तरह से प्रश्न आ जाए, चाहे ये देके पूछ ले चाहे ये देके पूछ ले, आंसर यही होगा। उसी तरह से इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे सारे जो अवार्ड्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूं, इसमें जो जो भारतीय हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्रिकेटर ऑफ द ईयर हमने देख लिया, पुरुषों का, महिलाओं का। अब मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको याद रखना है, उसमें भी जसप्रीत बुमराह रहे थे, मतलब इन्हीं को मिला। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में बात करेंगे तो पुरुषों में तो ये अफगानिस्तान के हैं, महिलाओं में जरूर देख लो, महिलाओं में भारतीय हैं कौन? स्मृति मंधाना। उसी तरह से T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पुरुषों में कौन रहे? अर्शदीप सिंह, ये भारतीय हैं, तो ये नाम ध्यान रखो। ठीक है, तो 4 भारतीय नाम याद रखने आपको। जसप्रीत बुमराह यहाँ पे भी ये 2 बार हो गए, स्मृति मंधाना का नाम, अर्शदीप सिंह का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में भी किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लगातार 7वीं बार ये यहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अच्छा, बेलारूस, पहले मैं आपको दिखा दूं बेलारूस, ये रहा मैप में बेलारूस, और ये यहाँ के नहीं है मेरे भाई। चलो आप मुझे बताओ, ये नवीन राम गुलाम ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? ये यहाँ पे गलत मेरे से कॉपी पेस्ट हो गया था। तो बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क हो गई, करेंसी है बेलारूसियन रूबल, और प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य देश वो यही था, बेलारूस, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी पश्मीना महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? सिंपल से याद रखेंगे, 1 लाइनर की फॉर्मेट में। नेपाल में मनाया जाता है पश्मीना महोत्सव। और पश्मीना से याद आएगा, एक जम्मू कश्मीर की पश्मीना शिल्प को जीआई टैग मिला था, ये भी ध्यान रखना। पश्मीना शिल्प तो जम्मू कश्मीर की है और पश्मीना महोत्सव ये नेपाल का है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने बता दिया। अगला देखते हैं अभी। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो ये कोई फिक्स नहीं होता, ये हर जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो इस बार हमने इसको 26 जनवरी को मनाया है। लेप्रोसी डे, कुष्ठ रोग को याद रखना, हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। इस बार की थीम क्या है? एकजुट हो जाओ, कार्य करो और खत्म करो। और वैसे बता दूं मैं आपको कि भारत में जो कुष्ठ रोग दिवस है ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को यानी कि 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। किससे होता है ये? जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इस बैक्टीरिया की खोज की थी एक नॉर्वे के चिकित्सक थे हैंसन, उन्होंने खोज की थी, इसीलिए हम इसको हैंसन रोग कहते हैं। ठीक है, हैंसन रोग क्यों कहते हैं उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है कुष्ठ रोग से मुक्त होने का? 2027 का है। और अभी आपने पढ़ा होगा पिछले साल कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है?
तो याद रखिएगा जॉर्डन बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के एक जहाज है INS सर्वेक्षक, इसने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। तो हमारा ये जहाज है नौसेना का INS सर्वेक्षक, इसका नाम है। अब इसने मॉरिशस के समुद्र में, या यूं कहूं कितना एरिया, 25,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में क्या होता है, देखो इसको संधि विच्छेद करो, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्रो मतलब पानी, ग्राफिक मतलब पूरा आपको ग्राफ बनाना है, उसका मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के लिए आपको पूरी एक एक चीज पता होनी चाहिए, तो उसी चीज का इन्होंने सर्वे किया है। पानी के नीचे जाकर के क्या क्या संरचनाएं है, कहाँ पे क्या है, ये पूरी उसके बारे में जानकारी लेकर के पूरा एक डेटा तैयार किया, और उसको ये मैप में जाकर के उतार सकते हैं या उसका किसी भी तरह से उपयोग में ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हो गया पानी के नीचे की जो भी संरचनाएं हैं उसका। ठीक है, तो ये अभी इसने तैयार किया, INS सर्वेक्षक का इस्तेमाल किया गया। कौन सा देश है? मॉरिशस देश है, ये याद रखना। अब ये डेटा जो इन्होंने बनाया है, ये कई तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समुद्री चार्ट बना लेंगे, बंदरगाह बनाएंगे तब काम आ जाएगा, नाविकों के लिए काम आ जाएगा, बांध बनाएंगे तब काम आ जाएगा, हर तरह से काम में आएगा। हाइड्रोग्राफी से याद रखना एक डे भी होता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को होता है वो। और INS सर्वेक्षक जहाज की बात करेंगे तो ये कोच्चि में स्थित हमारा एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। इससे पहले भी हम कई देशों का सर्वेक्षण कर चुके हैं, श्रीलंका, सेशल्स, तंजानिया वगैरह का। अच्छा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये एक बार बता दूं मैं आपको कि कौन सा युद्धपोत सौर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला युद्धपोत बना था? तो INS सर्वेक्षक ही है। ये संध्याक श्रेणी का एक सर्वेक्षण जहाज है, हमने देख लिया, सर्वे कर रहा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर कोलकाता ने इसको बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे कि 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? तो जस्पे बन गया है। और यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? अगर कोई भी स्टार्टअप की जो वैल्यू है $1 बिलियन से ज्यादा की हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो इस बार 2025 का ये भारत का पहला स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन गया, या पहला यूनिकॉर्न बन गया 2025 का, जस्पे। ये एक फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है। कहाँ इसका मुख्यालय? तो बेंगलुरु आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो याद रखेंगे कौन की बात कर रहे हैं हम? अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की बात कर रहे हैं। कहाँ पे हुआ इसका आयोजन? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इतना सा आप ध्यान रखना, और इसमें पार्टनर स्टेट याद रख लेना, राजस्थान इसका पार्टनर स्टेट है। ठीक है, कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की हमने बात की। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, ईयर ऑफ कम्युनिटी? तो सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ये आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, अभी उन्होंने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। उद्देश्य क्या है? एकता को, समावेश को बढ़ावा देना। और इसके लिए एक नारा भी इन्होंने घोषित किया, हैंड इन हैंड। मैंने आपसे पूछा भी था शायद डेली करंट अफेयर्स में कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, तो शायद मैंने बता दिया था, चाइना के साथ करते हैं, ध्यान होगा आपको भी। ठीक है, तो ध्यान रखना 2025 को समुदाय का वर्ष यूनाइटेड अरब अमीरात ने घोषित किया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2027 तक असम जो है वो अपनी दूसरी राजधानी कौन सी बनाएगा? तो आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ को बनाएगा। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ही कहा है कि डिब्रूगढ़ ये 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बन जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि वहां पे जो तेजपुर है, असम में जो तेजपुर है वो राज्य की सांस्कृतिक राजधानी होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि असम के सिलचर में मुख्य सचिव के कार्यालय के साथ एक मिनी सचिवालय भी हम बनाएंगे। तो याद रखना दूसरी राजधानी असम का कौन सा होने वाला है? डिब्रूगढ़ होने वाला है। और सांस्कृतिक राजधानी कौन से होने वाला है? तेजपुर होने वाला है। इतना याद रख लो, 2 पॉइंट। अगला देखते हैं। फिर देख लो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को अभी किससे मुक्त घोषित कर दिया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और मलेरिया से मुक्त होने वाला ये दुनिया का 45वां देश बन गया है। WHO ने यह भी कहा कि यूरोपीय क्षेत्र में अब एकमात्र ही देश बाकी है जो अभी मलेरिया मुक्त नहीं है, वो है टर्की। ये 2-3 बातें, टर्की का अब नया नाम हो गया तुर्की है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। जॉर्जिया को देख लेते हैं एक बार मैप में। तो ये रहा जॉर्जिया, कैपिटल इसकी तबिलिसी होती है। जॉर्जियाई लारी यहाँ की करेंसी है और प्रेसिडेंट है मिखाइल केवलेशविली। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी पिछले साल हमने देखा था WHO ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया था?
ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया था, ये याद रखना। जॉर्डन वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, कुष्ठ रोग मुक्त घोषित हो गया है जॉर्डन, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला देखो कि अभी भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया, तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा बन गया है। तो भाषिणी क्या है ये याद रखना, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, सभी भारतीयों को इंटरनेट और सेवाएं उनकी भाषा में आसानी से उपलब्ध करवाना। और ये जो भाषिणी है तो इसको भाषिणी को मोदी जी ने जुलाई 2022 में लॉन्च किया था, 22 भारतीय भाषाओं के साथ लॉन्च किया था। और अभी हमने पढ़ा कि भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है, त्रिपुरा बन गया है। वैसे ये भारत का 8वां राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। ठीक है, भाषिणी की फुल फॉर्म भी होती है, ये भी देख लो, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं एग्जाम में। और इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, किसने डेवलप किया भाषिणी को, तो डेवलप तो किया है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत। कौन सी मिनिस्ट्री है इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री। तो जहां जहां से प्रश्न बन सकते थे वो सारे मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे, अभी फोर्ब्स की 50 ओवर 50 नाम से ग्लोबल लिस्ट आई है, उसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है, तो इसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल है। पहले तो बात कर लेते हैं इस पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो टॉप पर थोड़ा सा अजीब सा नाम है, क्वारेशा अब्दुल करीम। वे संक्रामक रोग महामारी विज्ञान में विशेषज्ञ हैं। और बाकी हम भारतीयों की बात करें, 3 भारतीय कौन कौन है, तो उर्मिला आशेर है जो कि गुज्जू बेन नाश्ता की जो फाउंडर है उर्मिला आशेर, वो इस पूरी लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। एक किरण मजूमदार शो बायोकॉन की जो संस्थापक है वो इस लिस्ट में 32 नंबर पे है। और एक शीला पटेल है वो इस लिस्ट में 37 नंबर पे है। तो ये 3 भारतीय महिलाएं इस लिस्ट में शामिल है, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बुक से है कि सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है, तो सौमित्र चटर्जी जिनका निधन हो गया था वो एक बंगाली सिनेमा के एक्टर थे, पोएट, आर्टिस्ट, थिएटर पर्सनैलिटी, ये सब कुछ थे। इन पे प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो वो एक एक्टर थे, याद रखना, यही पूछा था प्रश्न। अभी इनके ऊपर ये बुक आई है, बुक का नाम याद रखना, और किसने लिखा है, संघमित्रा चक्रवर्ती ने इनके ऊपर बुक लिखी है। इतना सा ध्यान रखो आप, काम हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न क्या पूछ रहे कि भारतीय समाचार पत्र दिवस, इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद है कब मनाया जाता है, 29 जनवरी को। क्यों मनाते हैं 29 जनवरी को, आपको याद होगा, तो भारत का जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजट, वो शुरू हुआ था कब, 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। किसने, तो आयरलैंड के एक आयरिश व्यक्ति है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, तो हिक्की ने प्रकाशित किया था बंगाल गजट, उसका नाम था। ये भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। कब, 29 जनवरी को, इसीलिए 29 जनवरी को हम इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं, ये तो अंग्रेजी न्यूज़पेपर हो गया, अगर मैं पूछूं भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो आप सबको पता होना चाहिए, उद्दंड मार्तंड उसका नाम था। जुगल किशोर ने इसको प्रकाशित किया था कब, 1826 में। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में कि अभी 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपना किस लॉन्च व्हीकल से अपना सोवा मिशन लॉन्च किया है, तो ये तो आपको पता है GSLV F-15 से लॉन्च किया है। और ये इसरो का सोवा मिशन है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है, NVS-02। और किस लॉन्च व्हीकल से, GSLV F-15। GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। अब NVS-02 की बात कर ले तो नाम से समझ में आ रहा है, 02 मतलब ये दूसरा तरह का उपग्रह है, किसका, NVS सीरीज का। NVS मतलब क्या हो गया, नेविगेशन सैटेलाइट सीरीज का दूसरा ये सैटेलाइट है, जो कि क्या करेगा, जो कि नाविक आप जानते हो क्या है, हमारा नेविगेशन सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म भी है नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसको मजबूत करेगा, उसको अपग्रेड करने का काम करेगा। इस तरह से हम टोटल 5 सैटेलाइट भेजने वाले हैं। अभी हमने दूसरा भेज दिया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न इसलिए ज्यादा न्यूज में है, इसलिए ज्यादा चर्चा में है कि ये दूसरा जो हमने भेजा ये इसरो का 100वां मिशन है, 100 नंबर का। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसलिए। फिर अगले में पूछ रहे अभी ICC वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है, तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से ICC वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, ये उसका तीसरा खिताब है। इससे पहले जो 2 संस्करण हुए थे उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था।
और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा खिताब जीत लिया, इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है। तो इतना सा आप ध्यान में रखना। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। एक तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था, अभी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। एक तो ये बताओ, और एक अभी हमने देखा था पिछले साल 2024 में जो वुमेन्स T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो आपको पता है यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था और न्यूजीलैंड ने उसको जीत लिया था साउथ अफ्रीका को हरा करके, ये आप सबको पता है। अब मुझे आप बताना इसका जो पहला संस्करण हुआ था, क्योंकि ये तो नवा संस्करण था, मैं पूछ रहा हूँ इसका पहला संस्करण कब हुआ था और किसने जीता था और कहां पे हुआ था। ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी किस देश ने दुनिया का पहला डीप से रेडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई यानी कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाएगा। तो चाइना ने ये काम किया है। तो अभी चीन ने दुनिया का पहला डीप से रेडार एक डेवलप किया है। नाम से समझ में आ रहा होगा, एक तरह का रेडार सिस्टम हो गया, ठीक है, जो कोई अगर विमान उड़ रहा होगा तो उसको पकड़ लेगा कि हाँ भाई ये विमान है यहाँ पे। डीप सी मतलब ये समुद्र में होगा, समुद्र के अंदर होगा। तो इसी तरह से देख लो आप कि अभी इन्होंने क्या किया, 1000 मीटर यानी कि 3280 फुट की गहराई में समुद्र के तल पर अपना एक सिस्टम को लगाया है। और उस सिस्टम ने क्या किया, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक एयरक्राफ्ट को पकड़ लिया अपने रेडार सिस्टम में। समझ में आ गया क्या है, दुनिया का पहला डीप से रेडार डेवलप किया है। क्या काम करेगा मैंने आपको समझा दिया। तो इसका फायदा क्या होगा, जो पनडुब्बियां होती है पानी के अंदर, तो जब ऊपर से कोई समुद्र के ऊपर से विमान निकल रहा होगा तो वो उनको पकड़ लेगी अपने रेडार सिस्टम के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना। रेडार रेडार कर रहे हैं, रेडार का प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, झांकी से है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो सही उत्तर तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को। तो देखो 2 तरह की श्रेणियां है यहाँ पे, कैटेगरी है। एक तो ऑफिशियल कैटेगरी, एक पीपल चॉइस कैटेगरी। ऑफिशियल कैटेगरी में जो जजेस होते हैं, जो जूरी पैनल होता है वो सेलेक्ट करता है, और जो पीपल चॉइस कैटेगरी में है जिसमें हम जैसे आप लोग वोट करते हैं और उसके हिसाब से वोटिंग के हिसाब से विनर डिसाइड किया जाता है। तो दोनों में आपको एक बार बता देता हूँ। ऑफिशियल कैटेगरी में बात करते हैं तो मार्चिंग टुकड़ियों में, सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता ये भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी रही है। बाकी सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता ये दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ता रहा है। बाकी झांकियों में अगर हम बात करते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की झांकी पहले स्थान पर रही, तो उत्तर प्रदेश की झांकी, ये आपको ध्यान रखना है। जो मार्क कर रहा हूं ना मैं ऐसे गोले से, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज्यादा होगा। वैसे तो सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है और सारा बता भी रहा हूँ, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं मार्क कर रहा हूँ। इसकी थीम भी है, महाकुंभ के ऊपर, महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ के ऊपर ही थीम होगी। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरे स्थान पे त्रिपुरा की, तीसरे पे आंध्र प्रदेश की। किस मंत्रालय की झांकी को अगर पूछें कि विनर घोषित किया गया, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को, इसका विषय जनजातीय गौरव वर्ष रहा। तो ये हम बात कर ली ऑफिशियल कैटेगरी। अब बात कर ले पीपुल्स चॉइस कैटेगरी जिसमें हमने चुना है। तो उसमें प्रथम स्थान पे गुजरात की झांकी है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश की और तीसरे पे उत्तराखंड की। मंत्रालयों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो दोनों कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी नागोबा जात्रा त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया है। तो याद रखेंगे तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में मनाया जाता है। ये एक हिंदू आदिवासी त्योहार है। क्या नाम है, नागोबा जात्रा। और किस जनजाति के द्वारा, तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये याद रखना। और आप कह सकते हो ये दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। तो बात करें अगर पहला सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार कौन सा है, मेदराम जथरा है, जिसे समक्का सरलंबा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कौन सा अभी हम वर्तमान में किसकी बात कर रहे हैं, प्रश्न में नागोबा जात्रा की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में मनाते हैं। कौन मनाता है, गोंड जनजाति मनाती है। गोंड जनजाति इसके लिए एक नृत्य करती है, गुसाड़ी लोक नृत्य जिसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा गुसाड़ी नृत्य। तो 8 दिनों तक ये मनाया जाता है। ये 3-4 बातें आप ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था डीप सीक एआई, ये किसने डेवलप किया ये पूछ रहे हैं। चर्चा में क्यों है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। चलो पहले तो उत्तर देख लो, चाइना इसका उत्तर हो जाएगा। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहां पे इसने जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है उसको पीछे छोड़ दिया है डाउनलोड होने के मामले में। लोगों ने इसको ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड किया,
चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया, अभी नया नया आया और उसने इसको पीछे छोड़ दिया है, तो इस कारण से ये बहुत चर्चा में है। क्या है, नाम से आपको समझ में आ गया, एक एआई चैटबॉट है। ये सब चैटबॉट ही तो है, ओपन एआई का चैटबॉट है जिसका नाम चैट जीपीटी है। उसकी तरह से जेमिनी किसका है, ये गूगल का है, ठीक है। तो उसी तरह से ये एक एआई चैटबॉट हो गया, और कहाँ का है, ये चाइना का है। इसके बारे में डेटा भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो 2003 में स्थापित हुआ था, हांगजाओ में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। इसके फाउंडर कौन है, लियांग वेनफेंग है। ये भी ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। जिस तरह से आपको याद होगा टेलीग्राम तो हम काफी समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन जब इनको गिरफ्तारी की गई थी, जेल में डाल दिया गया था, तब मैंने आपसे पूछा था इसके फाउंडर का नाम जरूर याद रखना, और ये प्रश्न आपके किसी एग्जाम में आया भी था। उसी तरह से अभी ये भी चर्चा में है, तो इसके भी फाउंडर का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी HSBC हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 के पहले संस्करण पहली बार जारी हुआ ये, इसमें टॉप पर किसे रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। है क्या ये, हुरन ग्लोबल इंडियंस की लिस्ट है, पहला एडिशन है। इसमें इन्होंने बताया कि जो भी दुनिया की सबसे वैल्यूएशन वाली मूल्यवान कंपनियां हैं, उसमें जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनकी हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे और उन्हें किस हिसाब से रैंकिंग देंगे। जो कंपनी सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली होगी, उस कंपनी में जो भारतीय मूल के कोई भी सीईओ या अध्यक्ष है, उनको हम पहले स्थान पर रखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह की ये लिस्ट है, तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। तो इन सभी कंपनियों में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट सबसे वैल्यूएशन वाली, तो इसमें भारतीय मूल के कौन है, सत्य नडेला, इनको मिल गया पहला स्थान। उसी तरह से दूसरे पे सुंदर पिचई हो गया अल्फाबेट के, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। यूट्यूब के फिर नील मोहन हो गए, फिर थॉमस कुरियन। इस तरह से पूरी लिस्ट देख सकते हो। शुरू के 2-3 आप याद रख लो, सत्य नडेला पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस देश में आयोजित होने वाला है एआई शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है, तो ये पेरिस में होगा। एआई समिट की हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा 2023 में जो पहला एआई समिट हुआ था, ब्लेचले यूके में हुआ था। फिर 2024 में सियोल साउथ कोरिया में हुआ था। अब ये पेरिस फ्रांस में होगा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है सह अध्यक्षता करने के लिए, इसलिए प्रश्न हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी देख लो कि अभी उद्योग में विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में भांग की खेती को किसने मंजूरी दे दी है, तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। भांग अंग्रेजी में से कैनबिस कहते हैं, तो इतना आप ध्यान रखना। एक आपको याद होगा लेबनान देश ने भी भांग की खेती को वैध कर दिया, लीगल कर दिया था, और पिछले साल जर्मनी ने भांग के उपयोग को वैध कर दिया था, और ऐसा करने वाला ये सबसे बड़ा यूरोपीय संघ का देश बन गया था, ठीक है। तो बस ये थी आज की हमारी क्लास। इस तरह से आप देखोगे पूरा जनवरी महीना हमने कवर कर लिया है। जनवरी में जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा है। बाकी अगर और डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो फिर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं। वीकली मंथली में हम इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जो काम की बातें होती है और जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद अब आता है एक सुपर फास्ट रिवीजन, वहां तो हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं करते, डायरेक्ट क्विक फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। यूँ समझो जैसे कि ये आपका एग्जाम का दरवाजा है, आप यहाँ खड़े हुए हो, एग्जाम से जाते जाते आपके हाथ में किताब पन्ना होता है, उसको पढ़ते पढ़ते आप जाते हो ना, उसी फॉर्मेट में हम ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं, क्विक फॉर्मेट में रिविजन करते हैं। लेकिन उसको करने से पहले आपके डेली करंट अफेयर्स या वीकली या मंथली में से आपका कुछ ना कुछ कवर होगा, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना सब नया नया लगेगा, क्योंकि उसमें आप भी उत्तर दोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा। तो अभी तो इसे यहीं खत्म करते हैं। एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी पद्म पुरस्कार का वीडियो बना दिया है, नहीं देखा देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।